दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है जब वो 2 दिन के लिए हमारे प्रारंभ कोर्स की वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये डेट है आपकी 30 अप्रैल और 1 मई। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी ईमेल एड्रेस पे जा सकते हैं, दैट इज info@onlyis.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं video.onlyis.in पे, या आप हमें कॉल भी करके अपनी इंक्वायरी या कोई भी क्वेश्चन हो उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, और इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सिलेबस की तरफ। तो मेंस के जीएस पेपर 3 में आती है आपकी टर्म इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और यूपीएससी ने मेंशन की है कुछ टर्म जैसे बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी मिलती है, दैट इज कमिंग अंडर बायोडायवर्सिटी। तो आपको उसके बारे में जानना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि जो किंगडम्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक तो है प्लांट किंगडम, एक है एनिमल किंगडम। अब एनिमल में भी आपकी अलग अलग वैरायटी मिलती है। एवियंस मिलते हैं, आपको रेप्टाइल्स मिलते हैं, मैमल्स मिलते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी बायोडायवर्सिटी है। तो इसकी स्टडी हमारे को करनी होगी। दूसरी चीज है इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट टर्म का मतलब क्या है? जो भी आपके आसपास, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल लिविंग के बारे में बात करें तो आपको प्लांट्स के बारे में भी जानना होगा और एनिमल्स के बारे में भी जानना होगा। अगर नॉन लिविंग के बारे में बात करें तो आपको जानना होगा जैसे क्लाइमेट के बारे में, तभी तो आप क्लाइमेट चेंज के समझ पाओगे। आपको समझना होगा एयर के बारे में, तभी तो आप एयर पोल्यूशन को समझ पाओगे। आपको जानना होगा वाटर को, आपको जानना होगा सॉइल को। तो ये सभी आपके कंपोनेंट कवर हो जाते हैं किसमें? नॉन लिविंग में। तो ये है आपका एनवायरनमेंट जो आपके सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने कमरे में बैठा हूं तो यहां पर मैं हवा से सांस ले रहा हूं, तो दैट इज इंक्लूडेड इन दिस। साथ के साथ पानी पी रहा हूं तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। अब आजकल जैसे गर्मी चल रही हो या सर्दी चल रही हो तो वो क्लाइमेट जो मौसम है वो भी इसमें इंक्लूड होता है किसमें? एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में। नाउ ये देखते हैं कि ये तो ब्रॉड डिवीजन होगी कि यूपीएससी ने ये कहा। अब स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन किए हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कि प्रोटेक्ट करना, साथ के साथ केयर करना। तो प्रोटेक्ट और केयर किसको? चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट के दोनों फैक्टर हो, चाहे बायोटिक और एबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? आपकी कंजर्वेशन का एक मेथड ही तो है। हम एबायोटिक के बारे में बात करें तो क्या हमने UNFCCC के बारे में पढ़ा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कभी ना कभी आपने इसका नाम सुना होगा करंट अफेयर में। तो ये भी क्या है? ये भी तो आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ये भी तो एक कंजर्वेशन का मैकेनिज्म है। तो आपको कंजर्वेशन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक दोनों फैक्टर की करनी है। अगली टर्म कहती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। अब इसमें आपको समझने वाली बात है, एनवायरनमेंट में 2 फैक्टर आते हैं। एक आता है बायोटिक। बायोटिक की डिग्रेडेशन कैसे? जैसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल ये एक टाइगर रिजर्व था। अब आज की डेट में मैं यहां से एक रोड निकाल देता हूं, ये सड़क बना दी या रेलवे ट्रैक बना दिया, या यहां पर मैं इंडस्ट्रीज वगैरह लगा देता हूं इस एरिया में, यहां पर लिविंग सेटलमेंट वगैरह बना दिया या डैम बना दिया। तो ये सभी क्या है? डिग्रेडेशन है। किसके? बायोटिक कंपोनेंट के, जिसमें हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी एक पार्ट है। और ऐसे ही हैबिटेट पोल्यूशन का भी एक, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी एक टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे किसकी? एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की,
नॉइस पोल्यूशन की, ये सभी टर्म्स कवर होंगी उसमें, या आपके केमिकल पोल्यूशंस के बारे में बात होगी, तो ये सभी चीजें किसमें कवर हो जाएंगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। अब फॉर एग्जांपल अगला टॉपिक कहता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। 3 वर्ड है, इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसे समझना, इसमें हमें ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आपने अभी केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। अब इससे एक टाइगर रिजर्व पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल केन बेतवा को हम लिंक कर रहे हैं और इससे एक टाइगर रिजर्व पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब उसकी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि वहां पर वेजिटेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे वाइल्ड लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे मतलब फ्लोरा एंड फोना पे, उससे आसपास के क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, साथ के साथ क्लाइमेट के साथ वहां पर सॉइल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ह्यूमन सेटलमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सभी किसमें कवर हो जाएंगे, आपके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में। तो ये सभी आपके किसमें इंक्लूड हो गए, आपके सिलेबस में। ये तो एक ब्रॉड डेफिनेशन है। अब ये तो समझ में आ गया पढ़ना क्या है। अब पढ़ना क्यों है, अगला सवाल ये होगा। तो इसमें आपको रेलेवेंस समझनी होगी। अगर हम बात करें प्रीलिम्स में हर साल कम से कम 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से, जो कि आपके पेपर का ऑलमोस्ट 1/5 सेक्शन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपके मेंस लिखने की ड्रीम पूरी हो पाएगी? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। बिकॉज अगर इनमें से आपके सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ठीक हुए तो आप कभी भी मेंस नहीं लिख पाओगे। बट अगर इसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी मेंस लिखने की बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। ये तो बात हुई प्रीलिम्स की। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में हर साल 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपके इसी सेक्शन से। ऑल्दो एक छोटा टॉपिक है बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कैसे? आपके जीएस पेपर 3 के सिलेबस में तो आपने देख ही लिया, वहां पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं, वेरी करते हैं 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में। अब सिमिलरली आपके जीएस पेपर 1 में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। कैसे? लास्ट ईयर 2020 का अगर आपने मेंस पढ़ा हो तो उसमें डेजर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। अब डेजर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, और उसके जो एनवायरमेंटल कंसर्न है वो आप पढ़ोगे जीएस पेपर 3 में। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि आपका कोई भी टॉपिक हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, अगर वो एनवायरमेंट को टच करता है तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट का टॉपिक भी बन जाता है। और हर साल ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं जो हमारे इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेस जो हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको जो हमारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जैसे कि ये आपको जैसे स्लाइड्स मिलेंगी आपको, इसके साथ साथ आपको थोड़े बहुत जैसे रनिंग इंफॉर्मेशन जो इस स्लाइड के अलावा मैं लिखवाऊंगा उसके नोट्स बनाने होंगे। इन सभी को आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, किससे, करंट अफेयर से। जैसे हमारा प्रीलिम्स बूस्टर आता है तो वहां से आपको करंट अफेयर जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है यहां पर डेली बेसिस पे आप अपडेट कर सकते हो साइड में मार्जिन्स बना के। उसके साथ साथ मेंस के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे। एडिटोरियल डिस्कशन जो होती है सुमित सर लेते हैं हमारे, तो उसको आप पढ़ें, उसके नोट्स बना के आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो, वो बेस्ट होगा, वो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए। नाउ इन सब के अलावा आपको एक मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी जो कि है आपकी डाउन टू अर्थ मैगजीन। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे आपके लाइक कोस्टल रेगुलेशन जोन के ऊपर कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था, तो उसके डायरेक्ट आंसर आप इस मैगजीन से ट्रेस कर सकते हो अगर आप गूगल करेंगे तो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इसके अलावा क्या पढ़ना चाहिए, इससे आपका 80 to 90% सिलेबस कवर हो चुका है। बट स्टिल
फिर भी कुछ बच्चों की इच्छा होती है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, तो आप इंस्टीट्यूट की स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। वैसे तो वो होनी नहीं चाहिए इन लेक्चर्स को देखने के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द term, the first term which we have to explain, that is ecology. Ecology जो है बेसिकली क्या है, अर्नस्ट हैकेल ने ये टर्म दी थी 1869 में। ठीक है जी, 1869 में एक अपने बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म दी अर्नस्ट हैकेल ने, जिसका नाम है इकोलॉजी। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आई है, जिसका वर्ड है आइकोस। आइकोस का मतलब होता है होम, मतलब कि घर, एंड लॉजी का मतलब होता है ग्रीक में स्टडी। तो इकोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ होम। होम किसका, लिविंग बीइंग्स का, मतलब कि जो जिंदा प्राणी हैं उनके घर की स्टडी को क्या कह देते हैं हम, इकोलॉजी। ये तो क्रूड डेफिनेशन हो गई। अगर हमें समझना हो साइंटिफिक टर्म में इकोलॉजी होती क्या है, तो आपको यह समझना होगा कि इन्वायरमेंट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, मींस लिविंग। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हो गया ह्यूमन, यानी आपके टाइगर हो गया, डॉग हो गया, जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स आ गए वो सभी किस में आ गए, बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। वेयर एज कुछ कंपोनेंट होते हैं एबायोटिक, मतलब जो जिनमें जान प्राण नहीं होता, जो अपने आप हिल डुल नहीं सकते, जो अपने आप ग्रो नहीं कर सकते। तो जैसे कि इसमें आ गया आपका एयर, वाटर, आपकी सॉइल, क्लाइमेट, ये सभी किसके अंदर आ गए, एबायोटिक कंपोनेंट में आ गए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इकोलॉजी क्या होता है। जो आपकी बायोटिक के साथ इंटरेक्शन है, और या इन बायोटिक कंपोनेंट की एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी को क्या कह देते हैं हम, इकोलॉजी। मींस फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं ना, तो दैट इज बायोटिक इंटरेक्शन। मैं इंटरनेट का यूज करके आपको पढ़ा रहा हूं, ये इंटरनेट क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसकी स्टडी को कि कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी स्टडी को भी हम क्या कह देंगे, इकोलॉजी। ठीक है जी, तो ये बेसिक टर्म है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इकोलॉजी एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे, आप ऋग्वेदिक एज के बारे में जानते होंगे, आपने अभी तक एएमसी के बारे में पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं पढ़ा तो आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ लोगे। तो ऋग्वेदिक एज में आप रेफरेंस देखते हो किसका, अग्नि का, वायु का और इंद्र का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये सभी इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं? अगर ये इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं और इनका रेफरेंस मिलता है हमें वैदिक एज के टाइम पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों को थोड़े इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्रूड नॉलेज थी? साथ के साथ क्या हम ये कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मदर नेचर के कुछ अवशेष मिले थे, यानी कुछ स्कल्पचर या कुछ मूर्तियां टाइप। तो अगर वो मदर नेचर को वर्शिप करते थे और उसे सुप्रीम क्रिएटर मानते थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी ही। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इंडियन सिविलाइजेशन को इसके बारे में नॉलेज थी। अब यही चीज आप ट्रेस कर सकते हो, आपको वैदिक टेक्स्ट में, संहिताज में, ब्राह्मणाज में, अरंक्याज में, उपनिषद में, इन सभी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के वेरियस रेफरेंस मिलते हैं। और इन्हीं टेक्स्ट में आपको रेफरेंस मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वैदिक एज में आपको रेफरेंस मिलेगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में, आपको मिलेगा विष्णु अवतार के बारे में थोड़ा रेफरेंस। विष्णु अवतार में आपको मत्स्य अवतार, मतलब कि फिश रूप में जो आपके विष्णु जी ने अवतार लिया था, उसका भी रेफरेंस मिलता है। और इसको वो डिपिक्ट वाटर पे करते हैं, लैंड पे नहीं। सेम
अश्रु का जब वो डिपिक्शन करते हैं तो वो लैंड पे करते हैं, वाटर पे नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन एनिमल्स की डिवीजन कर रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड हैबिट। तो यहां से हमें पता लगता है कि उन्हें नॉलेज थी एनिमल्स के बारे में। अब सिमिलरली उन्हें लैंड के बारे में भी नॉलेज थी प्रीवियस सिविलाइजेशन को। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? उन्होंने लैंड को सॉइल के, क्लाइमेट के और वेजिटेशन के बेसिस पे डिवाइड कर रखा था। फॉर एग्जाम्पल, आप 18th सेंचुरी के टेक्स्ट में रेफरेंस पाओगे इन दो टर्म्स का। आप उर्वरा और उसारा, ये दो टर्म्स बहुत फ्रिक्वेंटली सुनोगे आपके 18th सेंचुरी के टेक्स्ट में। ये है क्या? ये बेसिकली डिवीजन है लैंड की ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। तो फर्टाइल कौन सा लैंड है या कौन सा नहीं, उस बेसिस पे डिवीजन है। अगर फर्टाइल लैंड है तो उसे उर्वरा कहा गया है टेक्स्ट में, अगर इनफर्टाइल लैंड है तो उसे उसारा कहा गया है। तो इस तरह से इन्होंने डिवीजन कर रखी है लैंड की ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। तो कहीं ना कहीं इन्हें नॉलेज थी कि इकोलॉजी क्या होती है, बट ये टर्म के बारे में नहीं जानते थे। अब ऐसा ही एक रेफरेंस मिलता है चर्क संहिता में। चर्क संहिता में कहा जाता है जो आपकी एयर है, जो आपका लैंड है, साथ के साथ वाटर एंड सीजन, ये सभी नेसेसरी हैं ह्यूमंस या लिविंग बींग्स की बने रहने के लिए अर्थ पे। अगर इनमें से आप किसी को भी पल्यूट या डिस्टर्ब करोगे तो ह्यूमन हेल्थ पे या लिविंग बींग्स की हेल्थ पे इंजूरियस इंप्लीकेशंस आएंगे। अब सिमिलरली आप देखते हो WHO की रिपोर्ट में भी WHO क्या कहता है? WHO कहता है हर साल लाखों लोग ड्यू टू एयर पोल्यूशन अपनी लाइफ खो बैठते हैं। तो ये क्या है? यही तो इम्पैक्ट के बारे में बात करता है चर्क संहिता कि अगर आप एयर को पोल्यूट करोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। अब आपको नाइट्रोजन कंटेंट वाटर में ज्यादा मिलता है तो आपको देखने को मिलती है एक बीमारी जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो दिस ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? ये कहीं ना कहीं वाटर को पोल्यूट करने पर हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंप्लीकेशन ही तो है। तो ये सभी मेंशन, मतलब इनके बारे में, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो मेंशन है हमारे अर्ली टेक्स्ट में। अब ये जो इकोलॉजी की स्टडी है ये एर्नस्ट हैकेल ने भी नहीं स्टार्ट की थी। आपके दो ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है जी, ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये आपके फिलोसोफर थे। एक का नाम था हिप्पोक्रेट एंड एक का नाम था एरिस्टोटल। इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी नेचर की और उस दौरान इन्होंने फाउंडेशन रखी इकोलॉजी के बारे में। बट लेटर ऑन एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जो जिसका नाम मैंने आपको बताया अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने 1869 में टर्म कॉइन की इकोलॉजी। और इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इकोस क्या होता है, घर, और लॉजी क्या होता है, स्टडी। और किसका घर है ये? लिविंग बींग्स का, क्योंकि उस टाइम तक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये नॉन लिविंग बींग्स को इसमें मिक्स कर सकते। तो क्रूड टर्म में अगर बोला जाए तो इट इज अ स्टडी ऑफ होम ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स वेदर दे आर एनिमल और प्लांट। बट साइंटिफिक टर्म में ये क्या है? साइंटिफिक टर्म में ये स्टडी है बायोटिक इंटरेक्शन की, साथ के साथ बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन की। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस इमेज की बात करें, आपको ये लॉइन दिख रहा है, इसके साथ ये जिब्रा भी दिख रहा होगा, जेब्रा। अब ये जेब्रा और ये लॉइन क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट, साथ के साथ ये एयर को भी अंदर लेके जा रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो ये भी तो क्या है? इंटरेक्शन है बायोटिक कंपोनेंट की एबायोटिक के साथ। अब इस पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन है? तो इस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल इस सेकंड इमेज को देखो, इसमें ये लॉयन शिकार कर रहा है इस जेब्रा का, और कहां पर कर रहा है? पानी के अंदर। तो ये पानी क्या हो गया? एबायोटिक कंपोनेंट।
और ये टाइगर एंड जिब्रा क्या हो गया, इनकी इंटरेक्शन क्या होगी, बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शन। और ये पानी और टाइगर की इंटरेक्शन क्या होगी, एबायोटिक इंटरेक्शन। तो इस तरह से इसकी स्टडी को क्या कह देंगे हम, इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड टर्म, दैट इज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक लड़का है या एक लड़की है जिसका नाम है XYZ, इसका यूपीएससी क्लियर हो गया। आपका ही एग्जांपल ले लेते हैं, आपका नाम जो भी है, आप अपना नाम इस XYZ के कॉर्नर में रख सकते हो। आपका यूपीएससी क्लियर हो गया, अब वहां पर आपको ट्रैक पे लेके जाएंगे। जब वो आपको ट्रैक पे लेके जाएंगे, रास्ते में हो सकता है आप कुछ रिवर्स देखो, छोटी मोटी एक आधी रिवर्स तो आएगी। उसके अलावा आप वाटरफॉल देख पाओगे, शायद बहुत सारी रॉक्स देख पाओगे, ट्रीज देखोगे, फ्लावर्स देखोगे, बहुत सारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स देखोगे। आप वहां पर ठंडी ठंडी हवा को महसूस करोगे, साथ ही साथ सामने वाले पहाड़ों को देखोगे। तो ये जो आपके आसपास आपके साथ चल रहे आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उन फ्रेंड्स को भी तो देखोगे। तो ये सभी जो आपकी सराउंडिंग में चीजें मिलती हैं कभी भी, दैट इज नोन एज योर एनवायरनमेंट। ये क्या है, आपका एनवायरनमेंट। लेट्स सी दिस, ये आप बैठे हैं, ये आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि ये लिविंग है। जिस ग्रास पे आप बैठे हो ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट है। जिन ट्रीज को सामने आप देख रहे हो इन ग्रीन ग्रीन से, ये भी बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये आपके सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। इनके साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट, चाहे वो वाटरफॉल हो या वाटर कह लो, या आपकी रिवर हो गई, या आपकी विंड हो गई, आपकी सॉइल हो गई, जो भी आपके सराउंडिंग में है, ये सभी किसके पार्ट हैं, एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। अगर इनमें से एक को भी आप एलिमिनेट कर देते हो, चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे एबायोटिक कंपोनेंट हो, तो लाइफ सस्टेन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। लाइफ सस्टेन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ ऑल द टाइगर डाइज, सभी टाइगर मर गए, तो जो आपके हर्बीवोरस हैं, यानी कि डियर जो जंगल में पेड़ पौधे खाते हैं, दैट इज हर्बीवोरस। ठीक है जी, घास फूस खाने वाले, सिर्फ घास फूस खाने वाले, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। अगर इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करी और ये बहुत ज्यादा हो गए, तो ये सभी प्लांट्स को खा जाएंगे, और अगर ये सभी प्लांट्स को खा गए तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस या डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो लाइफ सस्टेन करने में इस प्लेनेट पे बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। तो द सेकंड थिंग विच वी हैव टू लर्न ओवर हियर इज, ये एवरी ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पोलर बियर है, पोलर बियर को मैं इंडिया ले आऊं और इंडिया की जू में बिठा दूं, तो क्या ये पोलर बियर सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये एक कोल्ड क्लाइमेट से आता है और इंडिया एक थोड़ा वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला एरिया है, तो ये यहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है एनवायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीशीज और एनी ऑर्गेनिज्म। अब एनवायरमेंट इंक्लूड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिविंग दैट इज बायोटिक कंपोनेंट, एज वेल एज नॉन लिविंग दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब जो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं प्रोड्यूसर या हो सकते हैं कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बना सके, यानी कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं दुनिया में, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो किसके अंडर आते हैं? प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। जो इन प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, दैट आर कमिंग अंडर दी
डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, कुछ प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कुछ कंज्यूमर हो सकते हैं। लेट्स सी दिस। अगर हम बात करें यहां पे तो बायोटिक कंपोनेंट किस टाइप के हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं। और ए बायोटिक तो आपका चाहे टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, सॉइल हो, आपकी हवा हो, पानी हो, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर नाउ। अब ये प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो हमें पता है। बट ये प्रोड्यूसर दो तरह के हो सकते हैं। एक प्रोड्यूसर सनलाइट का इस्तेमाल करेगा, एक प्रोड्यूसर केमिकल का इस्तेमाल करेगा। जो सनलाइट का इस्तेमाल करेगा वो रिएक्शन करेगा फोटोसिंथेसिस की। जो केमिकल का इस्तेमाल करेगा वो रिएक्शन करेगा कीमोसिंथेसिस की। फॉर एग्जाम्पल, फोटो मीन्स लाइट, आपको समझना होगा, कीमो मीन्स केमिकल। अब आप एक एग्जाम्पल लो, ये एक ट्री है, ये क्या है? एक ट्री। इसमें बहुत सारी लीव्स हैं, इस लीव्स में मिलता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की हेल्प से ये सनलाइट का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा और इसको यूज करके ये बनाएगा फूड, दैट इज C6H12O6 प्लस रिलीज करेगा ऑक्सीजन। तो ये जो खाना बना है दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ ऑटोट्रॉप इज। अब ये तो यूज कर रहा है सनलाइट का, बट आपको एक समझाना चाहूंगा मैं एक चीज, आप इस चीज को समझो। कीमोसिंथेसिस को कैसे समझेंगे हम? कीमोसिंथेसिस जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में मिड ओशन रिजेस, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। ओशन, मिड ओशन मतलब ओशन के बीचों बीच जो आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलती है दैट इज योर मिड ओशन रिजेस, एक क्रूड फॉर्म में। बाकी आप ज्योग्राफी में इसे समझोगे ही। तो जहां पर आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी या लावा मिलता है उस एरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। इस गैस को यूज करके कुछ एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उन फूड प्रिपेयर करने वाली प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? कीमोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, ये मुसैल है, यहां पर रिलीज हुई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन दोनों को यूज करके ये क्या बना रहा है? अपना फूड, दैट इज शुगर, वही C6H12O6। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कह देते हैं हम? कीमोसिंथेसिस। एंड जनरली इन एनिमल्स जैसे मुसैल को हम क्या कहते हैं? क्रस्टेशियंस, क्योंकि ये ओशैनिक क्रस्ट के बॉटम पे मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? क्रस्टेशियंस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। हम प्रोड्यूसर को तो समझ चुके हैं, ये अपना खाना खुद बनाता है, ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स। अब एक टर्म यूज होती है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? जो डायरेक्टली इन प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो हमारी जैसे फसलों को खराब करते हैं, या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे रूट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और आपके प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं। ये सभी इंसेक्ट्स किस कैटेगरी में आएंगे? आपके प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। जैसे कि कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करता है? आपके पत्तों को खाता है, पत्तों को खाने की वजह से वो प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आया। सेम डियर क्या खाता है? घास फूस खाता है। तो जितने भी हर्बीवोरस होंगे दैट आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंड लेवल पे आएंगे। ओमनीवोरस होते हैं ये जनरली, और ये इन प्राइमरी कंज्यूमर को ऊपर फीड करते हैं। मींस इस कैटरपिलर को खाने वाली ये हमिंग बर्ड जो है, दैट इज ऑल्सो द स्मॉल बर्ड इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। और अगर हम टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म फूड चेन के बारे में बात करें तो उसमें आ जाता है आपका वुल्फ।
ठीक है जी, डियर को खाता है वुल्फ। और लास्ट में आता है आपका टर्शरी कंज्यूमर, मतलब वो डायरेक्टली प्राइमरी को भी खा सकता है और सेकेंडरी को भी खा सकता है। मतलब कि ये जो लॉइन है ये आपका डियर को भी खा सकता है। किसको खा सकता है? डियर को। और साथ ही साथ ये लॉइन आपके वुल्फ को भी खा सकता है। तो इनका डिपेंड करता है कि क्या खाना मिला वो उसको खा लेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस हॉक, अगर इसे ये छोटी चिड़िया नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूखा रहेगा, इसका मतलब ये है कि ये कैटरपिलर को भी खा सकता है। तो दीज टेरेस्ट्रियल फीड ऑन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। आई होप कंज्यूमर के बारे में अब आपको कोई डाउट ना रहा हो। और कई बार प्रोड्यूसर को प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कह देते हैं। तो अगर आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर पूछा हो तो आपको याद रखना है जो भी आपके जो अपना आप खाना बना सकते हैं दैट आर कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। तो एक होते हैं आपके डीकंपोजर्स और सैप्रोफाइट्स। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रे डॉग मर गया, तो इस स्ट्रे डॉग को लोगों ने दफन कर दिया मिट्टी के नीचे। जब ये मिट्टी के नीचे दफन होगा तो सबसे पहले एक्ट करेंगे डेट्रिटिवोरस, जो सीधा खाते डेड ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि आपके स्नेल्स हो गए, आपके क्रैब्स हो गए। ये इस डेड बॉडी को, जो डॉग की डेड बॉडी को है, जैसे यहां पर स्नेल खाएगा। नाउ जब स्नेल अपना काम कर चुका होगा, जितना इसने स्नेल खा सकती है उतना हिस्सा ये खा चुके हैं। नाउ जो लेफ्ट ओवर है उसे खाने के लिए आते हैं आपके डीकंपोजर। डीकंपोजर कौन होते हैं? जैसे कि अर्थवॉर्म। अगर हम बात करें तो डीकंपोजर या सेप्रोफाइट्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक होते हैं डेट्रिटिवोरस, जो इनिशियल स्टेज में डेड को खाते हैं। जब जो लेफ्ट ओवर रह गया, जैसे हड्डी के ऊपर हल्का फुल्का मांस, उन्हें खाने के लिए जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोन्स हैं, इन बोन्स को या हल्का फुल्का इसके साथ फ्लैश लगा हुआ है, उसको डीकंपोज करके न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन या कार्बन या आपका सल्फर, इन चीजों को रिलीज करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं दैट आर नोन एज डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर एक्चुअल में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करने में। जितने भी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल बी कमिंग अंडर द डीकंपोजर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट डेट्रिटिवोरस, it can be any animal which eats the dead organism. So is it clear? Now let's move to the next part, that is level of ecological organization. If we talk about level of organizations in ecology, we have to start with some basic knowledge. What is the basic knowledge? It comes from the bio. आपको पता होगा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल। जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं उससे बनते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं उससे बनता है ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं उससे बनता है ऑर्गेनिज्म या आपका लिविंग बीइंग या इंडिविजुअल। सो ये जो पार्ट है ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ये आप पढ़ोगे बायो में। और हम स्टार्ट करेंगे कहां से? ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर बात करें आपकी, तो आप एक इंडिविजुअल हो। जब आप जैसे बहुत सारे एक साथ मिल गए सेम स्पीशीज के, अब आपको एक टर्म समझनी होगी इंडिविजुअल। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बेसिक आपकी यूनिट है इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की, दैट इज इंडिविजुअल। आप अपने आप को एक इंडिविजुअल मान के चलो। मी एज अलोन इज एन इंडिविजुअल। अब यहां पर आपको समझना होगा स्पीशीज क्या होती है। अब जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, क्या कर सकें? इंटरब्रीड कर सकें। और जिनके ऑफस्प्रिंग जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो फर्टाइल होंगे, उन्हें क्या कहते थे हम? सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल
आपने टिग्लियन के बारे में सुना है कभी? टिगोन के बारे में, सॉरी, टिगोन के बारे में सुना है कभी? टिगोन क्या होता है? बेसिकली टाइगर और लायन की मीटिंग से जो एनिमल प्रोड्यूस होता है वो है आपका टिगोन। ये टिगोन है, ये टाइगर और लायन इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, बट जो इसका ऑफस्प्रिंग है ये फर्टाइल नहीं है। मतलब ये जो टिगोन है इसके आगे स्पीशीज नहीं हो सकते। आपको डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं। आपने खच्चर या म्यूल के बारे में सुना होगा। म्यूल क्या है? हॉर्स और डोंकी की मेटिंग से बनता है। म्यूल कभी भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हॉर्स और डोंकी एक स्पीशीज के नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि स्पीशीज, एक स्पीशीज के कौन ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट दे कैन इंटरब्रीड एंड उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे दैट विल बी फर्टाइल, दैट विल बी फर्टाइल। अब जब ये ऐसी सेम स्पीशीज के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जितने भी हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये जब सब इकट्ठे हो गए दैट विल बी कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। और इसके बाद जो आपके घर के आसपास एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी की पॉपुलेशन इकट्ठी कर दें हम, तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपने डॉग रखा हुआ है, कुछ आपके घर में शायद हो सकता है चूहे रहते हो, कुछ इंसेक्ट रहते हो, तो इन सब को हम क्या कह देंगे? इन सब को हम कह देंगे कम्युनिटी। अब पहले हम आज सिर्फ इन 3 टर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, कल हम समझेंगे इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। सो लेट्स ट्राई टू कवर दीज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन स्लोली वी विल बी कवरिंग ecosystem, biomes and biosphere reserve, or sorry, biosphere. Now let's talk about the organisms or individual. They are the basic unit of study in ecology. As I told you, अगर आपको for example मैं आपको एग्जांपल देता हूं जीनोम सीक्वेंसिंग का, क्या कर रहे हैं हम? ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। क्यों गैदर कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी काफी चीजें हैं कि कैसे ह्यूमन लाइक बॉडी वर्क करती है, उन फिनोमिना के बारे में आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस सीक्वेंसेस से हम उस चीज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एक बेसिक यूनिट है आपकी इकोलॉजी का। एंड इफ वी से स्पीशीज, तो जो एक स्पीशीज के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोज विच कैन इंटरब्रीड and produce fertile offspring that are of the same species. For example, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, टाइगर प्लस लॉइन, मेल टाइगर प्लस फीमेल लॉइन, इनकी स्पीशीज एक डेवलप होती है टिगोन। और ये टिगोन कभी भी क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो जिसकी वजह से ये क्या नहीं होती? एक सेम स्पीशीज की बात नहीं होती। कहां पर? टाइगर एंड लॉयंस के बारे में। सो दे आर डिफरेंट स्पीशीज ऑल टुगेदर, ऑल्दो दे आर ऑफ द सेम फैमिली, दैट इज कैट फैमिली, बट इनकी स्पीशीज क्या है? अलग अलग है। सेम गोज विद दिस लॉयन, मेल लॉयन मीटिंग विद अ फीमेल टाइगर। अगर ये दोनों आपस में मीटिंग करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, तो लीगर एक स्पीशीज प्रोड्यूस होती है, और ये भी इनफर्टाइल है। इस वजह से हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं टाइगर एंड लॉयन डज नॉट बिलोंग टू सेम स्पीशीज। तो एक स्पीशीज में होने के लिए, सेम स्पीशीज में होने के लिए आप इंटरब्रीड कर सकें और आपके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन हैं, आप किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर लें या लड़के से शादी कर लें, तो आपके बच्चे जो होंगे क्या वो फर्टाइल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अगर वो फर्टाइल होंगे तो मैं ये कह सकता हूं दे आर ऑफ द सेम स्पीशीज, दैट इज होमोसेपियन। आई बात समझ में कि क्या डिफरेंस है कि एक स्पीशीज के हैं या नहीं है?
इन स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इंटरेक्शन कैसे? अब मान लो कंपटीशन हो सकता है, एक ही एरिया में टाइगर भी मिलता है, आपको लॉयन भी मिलता है। अब इनका फूड सेम है, जैसे डियर भी खा सकते हैं, वुल्फ भी खा सकते हैं। अब इस खाने के लिए इनके बीच में होगी कंपटीशन, और जब तक कोई एक इसमें से डिस्प्लेस ना हो जाए या दूसरे इलाके में ना चला जाए या भूख के कारण मर ना जाए, तब तक ये कंपटीशन चलता रहेगा। और इसी तरह के इंटरेक्शन को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल, और इसी स्टडी को क्या कह देते हैं हम? इकोलॉजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसकी आपको मैं एक डॉक्यूमेंट बना के दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई विल टेल यू कहां कहां मैं आपको डॉक्यूमेंट देने वाला हूं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। कीस्टोन स्पीशीज। अगर हम बात करें कीस्टोन स्पीशीज, ये एक इंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको येलोस्टोन के बारे में पता है? येलोस्टोन एक एरिया था यूएस में। इस एरिया में आपको प्रीडोमिनेंटली वुल्फ मिलते थे। क्या हुआ? 1920 से 40 के बीच में लोगों ने लार्ज स्केल पे वुल्फ की हंटिंग की, और जिसकी वजह से ये वुल्फ क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए उस एरिया से। फिर हुआ क्या कि 1920 से पहले की बात है। तो जब वुल्फ एक्सटिंक्ट हो गए तो धीरे धीरे ये जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, जैसे डियर की पॉपुलेशन इस एरिया में इंक्रीज करती है। डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, अब इनको खाने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या करेंगे? बैठे बैठे इवन द माइन्यूटेस्ट आपकी जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जैसे कि ग्रास हो गई या प्लांट्स की लीव्स होगी, इन सभी को खा जाएंगे। और जब ये सभी चीजों को खा जाते हैं तो इससे होगा क्या कि उस इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होने लगे, क्योंकि अब वहां पर बी की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। बी की पॉपुलेशन कम हुई तो इससे अब वहां पर जो आने वाले टाइम में सेम वैरायटी के प्लांट्स रह गए, क्योंकि डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को भी हम बात करेंगे जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी की पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो जैसे क्रॉस ब्रीडिंग होती है, बायो में आपने पढ़ा होगा क्रॉस ब्रीडिंग, कि अलग अलग ट्रीज के स्पीशीज, सेम ट्रीज के स्पीशीज आपस में जो इंटरब्रीड करते हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो न्यू वैरायटी नहीं आएगी, और जो पेस्ट अटैक है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो येलोस्टोन इकोसिस्टम था, ये पूरी तरह से क्या कर गया? डिग्रेड कर गया। अब जब ये डिग्रेड हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि आपका पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब ये इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ तो 40s के बाद, 1940s के बाद 20 से 40 के बीच में बहुत सारी टेक्निक्स यूज किए गए इसको रिस्टोर करने के लिए, बट सभी फेल हुए। 40s के बाद इन्होंने इस एरिया में वापस वुल्फ री इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही वुल्फ री इंट्रोड्यूस किया तो डियर की पॉपुलेशन के ऊपर चेक लग गया, मतलब अब आउटग्रो नहीं कर रही, उनको जान बचा के भागना पड़ता था, तो अब वो बैठे बैठे आराम से प्लांट्स और ग्रासेस को नहीं खा रहे हैं। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आपके जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनकी कटिंग हो रही है। अब इससे क्या हुआ कि बी की जो स्पीशीज हैं वो वापस आई, उससे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से अलग अलग वैरायटी डेवलप होती है, और उसकी वजह से ये इकोसिस्टम फिर से रिवाइव करके इतना अच्छे से रिवाइव करता है कि आपने जुरासिक पार्क सीरीज सुनी होगी, उसके इनिशियल जो फर्स्ट 3 पार्ट हैं 1, 2 एंड 3, वो तीनों पार्ट की शूटिंग पर्टिकुलरली इसी पार्क में हुई है, येलोस्टोन एरिया में। तो वो इतना रिवाइव कर गया कि वहां पर डेंस फॉरेस्ट मिलने लग गया वापस फिर से। सो दिस इज अबाउट कीस्टोन स्पीशीज, कि वो एक इंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम येलोस्टोन की बात करें तो फट से हमारे माइंड में क्या आता है? येलोस्टोन में वुल्फ। जैसे आपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो नीलगिरी ताहिर आपको फट से याद आता होगा। तो
एक इकोसिस्टम को जो डिफाइन करती है उस स्पीशीज को क्या कह देते हैं हम? की स्टोन स्पीशीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर इंडिकेटिव और इंडिकेटर स्पीशीज और सेंटिनल स्पीशीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कोरल्स के बारे में। कोरल्स बहुत सेंसिटिव हैं टेम्परेचर को लेकर। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, ऑस्ट्रेलिया के पास आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है, यहां पर मिलते हैं कोरल्स। अब यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अडानी ग्रुप ने। सॉरी, पेपर में आपने किसी ग्रुप का नाम नहीं लिखना, तो एक इंडस्ट्रियल या कोल माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एबीसी ग्रुप ने। तो जिस एबीसी ग्रुप ने यहां पर माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके वजह से आपने देखा कि इस एरिया में टेम्परेचर राइज करता है और पोल्यूशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कोरल इस एरिया से बहुत जल्दी ही ब्लीच कर जाती है, छोड़ के भाग जाती है। तो ये जो कोरल है, ये आपका क्या है? इंडिकेटिव स्पीशीज, एक इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में इंडिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइचेंस के बारे में आपने सुना होगा। जनरली आपको सिटीज में लाइसेंस नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बिकॉज सिटी में पोल्यूशन बहुत होता है और पोल्यूशन की वजह से लाइसेंस सरवाइव नहीं कर पाते। इस वजह से लाइसेंस क्या होते हैं? एक आपके इंडिकेटर स्पीशीज है या इंडिकेटिव स्पीशीज है, या आप कह सकते हो सेंटिनल स्पीशीज है। सेम गोज विद द फ्रॉग। रिसेंटली जब से आपके सिटीज में रोड वगैरह आसपास के ग्राउंड्स पक्के हुए हैं, आप देखोगे कि फ्रॉग की पॉपुलेशन में सिटीज में डिक्लाइन आया है। बिकॉज ये आपके ग्राउंड वाटर की क्वालिटी के बारे में बताता है, एंड क्योंकि वो डिक्लाइन कर रही है तो इस वजह से सिटीज में आजकल आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलते। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आपकी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताती हो इकोसिस्टम के, वो स्पीशीज क्या होती हैं? इंडिकेटर, इंडिकेटिव या सेंटिनल स्पीशीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको नाम लिया नीलगिरी ताहिर। नीलगिरी ताहिर, ये नीलगिरी ताहिर क्या है? पर्टिकुलरली नीलगिरी हिल्स के आसपास मिलेगा, नीलगिरी हिल्स के आसपास मिलेगा या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास मिलेगा। तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली स्पीशीज को क्या कह देते हैं हम? एंडेमिक स्पीशीज। जैसे नारकोंडम हॉर्नबिल्स के बारे में आप सुनोगे, तो ये स्पीशीज क्या है? ये आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड का नाम है नारकोंडम, आपको उन्हीं आइलैंड्स में मिलते हैं नारकोंडम हॉर्नबिल्स। सो दैट्स व्हाई ये एंडेमिक है उस एरिया की। तो एंडेमिक स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली स्पीशीज है, जैसे कि यहां पर आपने देखा नीलगिरी ताहिर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज और इन्वेसिव स्पीशीज। तो इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती हैं? वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण या नेचुरल रीजंस के कारण उस एरिया में मिलने लगी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बंगाल टाइगर के बंगाल टेरर के बारे में सुना होगा, टेरर ऑफ बंगाल। इस इमेज में देख सकते हो आप, ये है आपकी वाटर हाइसिंथा। दिस वाटर हाइसिंथा बंगाल की नेटिव प्लांट स्पीशीज नहीं है, बट ये आपके एरिया को अच्छा देखने में हेल्प करती है। तो इसे हमने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने बंगाल में इसे इंट्रोड्यूस किया तो हमें पता लगा आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी कि ये वाटर बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, एक्सेसिव वाटर कंज्यूम करती है। साथ के साथ ये आपकी वाटर बॉडी पे बहुत लार्ज स्केल में एक्सटेंड करती है या फैल जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती उस वाटर बॉडी में। और अगर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो मतलब कि उस एरिया में क्या नहीं होती? फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी? उस वाटर बॉडी में कम होगी, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और इसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल उसमें रहते होंगे, उन एक्वेटिक एनिमल की क्या हो जाएगी? डेथ। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कह देते हैं हम? इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, जो पर्टिकुलरली नेटिव नहीं है उस एरिया की, बट उसकी इंट्रोडक्शन हो गया चाहे ह्यूमन एफर्ट से या कैसे भी।
बट आज की डेट में वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है उस एरिया पे। सो दैट इज इट अबाउट द इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। अब आपके कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 1992 का कन्वेंशन है, वो कहता है कि सेकंड वर्स्ट थ्रेट है ये, किसको? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। आई बात समझ? कि मान लो होता क्या है, जैसे कि शेलफिन कैटफिश के बारे में बात करते हैं हम। ये जो कैटफिश है ये नेटिव नहीं है इंडियन वाटर की, बट इंडियन वाटर में अब ये ड्यू टू फिशिंग आपके ये शिप वगैरह के मूवमेंट के कारण अब बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लगे हैं। तो इसके वजह से होता क्या है कि आपको इनका कोई प्रेडेटर नहीं है इस एरिया में। अब प्रेडेटर ना होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन क्या करती है? इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो फूड के लिए कंपटीशन स्टार्ट होगा। फूड के लिए क्या स्टार्ट होगा? कंपटीशन। क्योंकि जो नेटिव स्पीशीज हैं फिश की, उनको फूड नहीं मिल पाएगा इतना, क्योंकि इनका कोई प्रेडेटर है नहीं और इनका है प्रेडेटर यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कोई भी फिश है, सिंघाड़ा या कोई भी टाइप की फिश हो, आपकी इन फिशेस का प्रेडेटर आपको लोकल वाटर में मिल जाएगा, नेटिव वाटर में मिल जाएगा। बट कैटफिश यहाँ की है ही नहीं, तो उसको खाने वाली प्रजाति भी तो यहाँ पर नहीं होगी, प्रेडेटर इसका नहीं होगा। अब ये आउटग्रो करेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फूड के लिए कंपटीशन स्टार्ट हुआ, फूड के लिए कंपटीशन स्टार्ट हुआ, फूड कम मिलने लग गया, ऊपर से प्रेडेटर है इनका, तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ये पॉपुलेशन में आउटग्रो कर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम क्या हो सकता है? तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनका प्रेडेटर था, फॉर एग्जांपल कोई बिग फिश थी जो इन स्मॉल फिशेस को खाया करती थी, तो क्या होगा? ये बिग फिश को अब फूड नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इस कैट फिश को नहीं खाती, तो जिसकी वजह से अब ये बिग फिश भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम क्या हो सकता है? आपका डिसरप्ट हो सकता है। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इसलिए एक थ्रेट है आपकी बायोडाइवर्सिटी को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लैगशिप स्पीशीज। ये सेलिब्रिटी स्पीशीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गिर फॉरेस्ट की, गिर फॉरेस्ट को आप क्यों जानते हो? गिर फॉरेस्ट को हम इसलिए जानते हैं, वहां पर क्या मिलते हैं? लॉयंस। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्यों जानते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व को? बिकॉज यहां पर मिलते हैं नीला कुरुंजी, अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर दैट आर फाउंड पर्टिकुलरली इन दिस एरिया। सो दैट इज वाई वो वहां की क्या होगी? फ्लैगशिप स्पीशीज। और साथ के साथ वहां पर मिलती है नीलगिरी ताहिर ऑल्सो। बट नीला कुरुंजी की वजह से वो जाना जाता है, तो इस वजह से वो वहां की क्या होगी? फ्लैगशिप स्पीशीज। नाउ अम्ब्रेला स्पीशीज, अगर हम बात करें कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी स्पीशीज को सेव कर लेते हैं, अगर इस स्पीशीज को आप क्या कर लेते हो? सेव कर लेते हो, तो आप इंटायर इकोसिस्टम को क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कह देते हैं? अम्ब्रेला। उस छतरी के नीचे सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। ऑल्दो वो एक प्रेडेटर भी हो सकता है, बट फिर भी वो इकोसिस्टम को कंजर्व करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, तो टाइगर क्या हो गया? आपका एक अम्ब्रेला स्पीशीज हो गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये एलिफेंट क्या हो गया? आपका एक अम्ब्रेला स्पीशीज हो गया। प्रोजेक्ट राइनो, तो वो राइनो भी क्या हो गया? आपका एक अम्ब्रेला स्पीशीज हो गया। नाउ आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विद आवर स्लाइड। आगे भी हमने जैसे हैबिटेट वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए हो। बट अब मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको पीडीएफ किन किन चीजों की देनी है। फॉर एग्जाम्पल एंडेमिक स्पीशीज जो करंट अफेयर में रहे होंगी, मैं उनके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। इंडिकेटर स्पीशीज जो भी करंट अफेयर में रही होगी, जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, तो उनको हम कोशिश करेंगे एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको देने की। साथ के साथ जो इन्वेसिव स्पीशीज न्यूज में रही होंगी, उनको भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अब कल क्या होने वाला है? कल हम हैबिटेट वगैरह के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ के साथ
इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आता कैसे है इन एरिया से। जैसे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, इंडिकेटर स्पीशीज पे क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा। तो इन क्वेश्चनों को हम कल समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।